नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल 24,600 का आंकड़ा पार करने के बाद निफ्टी में थोड़ी सुस्ती, बाजार में थोड़ी सुस्ती बाजार बंद होते होते देखने को मिली थी। उसकी भरपाई आज करने के मूड में बाजार फिलहाल दिखाई दे रहा है और 24,700 का स्तर अब जो है निफ्टी ने पार किया हुआ है। आज 24,734 ये आज का इंट्राडे हाई है। बीच में एक ढलान देखने को मिली थी और 24,607 तक गया था निफ्टी, लेकिन अब दोबारा जो है हम देख रहे हैं कि दिन के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ता हुआ 24,722 का लेवल देखने को मिल रहा है। करीब करीब 150 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इस समय पूरी तरीके से बुल्स की गिरफ्त में। 1552 शेयर, 92 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और गिरावट में 966 शेयर इस समय चल रहे हैं। बड़ा सवाल वही कि क्या जो बाजार की गिरावट थी वो पूरी हो गई है या अभी बाजार साइडवेज और कंसोलिडेशन के मोड में ही चलेगा। अभी क्या खरीदारी करने का वक्त है, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं, एवरेज कर लें, एवरेज कर लें। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी? आज के कार्यक्रम में इसी पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर होंगे बजेंगे स्टॉक्स में। इसके अलावा वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में जानेंगे आज की लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए और जो आईपीओ खुले हुए हैं उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, और आखिर में चुन चुनके का सेगमेंट तो होगा ही। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत लोगों को बाजार ने थकाया, बहुत लोग परेशान भी हुए, लेकिन क्या अब ये मान के चलें कि ये जो 2 दिन के अंदर बाजार थोड़ा ठहर ठहर के आगे बढ़ रहा है, ये क्या आगे तेजी के संकेत हैं या अभी भी सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की आवश्यकता है? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर स्टीम। देखिए, इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़े से अलार्मिंग हैं। अगर आप पूरे मैं तो निफ्टी 500 जो कि टॉप 500 मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से जितनी भी कंपनियां हैं उनके समूचे रिजल्ट को देख रहा था, तो इस क्वार्टर में कई क्वार्टर्स के बाद ऐसा देखने को मिला है कि अगर पूरे कंपनियों की आय देख लें या रेवेन्यू देख लें, उसमें गिरावट देखी गई है प्रीवियस क्वार्टर से। पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है और तकरीबन जो है आप समझें कि 260 कंपनियां केवल आउट ऑफ 500 में जो कि मुनाफा में इजाफा कर सकी हैं, लेकिन 240 कंपनियों में ऑलमोस्ट जो है वो मुनाफा हमने गिरते हुए देखा है। और जी। यही कारण है कि आप देखें कि ब्रॉडर जो मार्केट है वहां पर हमको थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। बहुत चुनिंदा शेयर जो है वो चल रहे हैं, इसलिए एवरेज जहां तक करने की बात है मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि नंबर्स जो है फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी क्वार्टर्स जो नंबर थोड़े डिस्टर्बिंग हैं। अगर ये कंटिन्यूएशन होता है तब शायद दिक्कत और बढ़ सकती है। इसीलिए एवरेज रुक के करें, अभी थोड़ा मार्केट को जाने दें, देखें। अब मार्केट डेफिनेटली एक रिबाउंड लिया है, लेकिन क्या रिबाउंड हमको लेना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि नंबर्स जिस लिहाज से हैं वहां पर मुझे लगता है कि एक बार ये आपको अवॉइड करना चाहिए, बेटर लेवल की जो है अपेक्षा करनी चाहिए। उस तरह निफ्टी पे जहां रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है तकरीबन इसी लेवल के आसपास 24,700 24,800 के आसपास बड़े रेजिस्टेंस लेवल हैं। देखते हैं कि मार्केट किस तरह नेगोशिएट करता है यहाँ पे। चलिए, तो अभी वेट एंड वॉच की भूमिका रहेगी। थोड़ा सा देखते हैं बाजार की दिशा किस तरीके से आगे बढ़ती है, उसके बाद से सही रणनीति बनाने के लिए निर्णय जो है वो सही रहेगा। और राजेश बंसीवाल जी का सवाल के साथ शुरुआत करते हैं आज की, और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, आई एम फ्रॉम आसाम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा, 2 सवाल एक साथ मिक्स हो गए। कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, मैंने एससीआई के 102 शेयर 316 के भाव पर लिए हुए हैं, मुझे अभी क्या करना चाहिए? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इनका सवाल है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इनके क्या रणनीति होनी चाहिए। 1.5% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है। आज मझगांव बहुत टूट गया सर, क्या कारण देख रहे हैं कि? और सवाल 2-3 दिन से काफ़ी आ रहे थे, बहुत नुकसान में हैं लोग। और अब इनका सवाल तो खैर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। इन्होंने 102 के माफ़ कीजिएगा 102 शेयर लिए, 316 के भाव पर लिए हुए हैं, तो ये भी नुकसान में ही है। और मझगांव डॉक पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ ही साथ। वहाँ पर लगातार पिटाई देखने को मिल रही है। इन 2 शेयरों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, अगर रिलेटिव वैल्यूएशंस के लिहाज से देखेंगे तो मुझे लगता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन जो है वो एक बेटर वैल्यूएशंस लेवल पे है।
और इसमें आपको निचले स्तरों पर देखना चाहिए। निचले स्तरों कहने का मतलब 230 रुपए के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स दिख रहे हैं। नंबर्स भी ठीक ठाक थे और वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। तो इस कंपनी को निचले स्तरों पर आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। और जहाँ तक मैज़गांव डॉक की बात है, कंपनी में थोड़े से जो है वैल्यूएशन थोड़े हाई लेवल पे हैं। लेकिन जो है जिस तरह से इसमें गिरावट देखने को मिली है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। एक कोर्स करेक्शन जिसे हम कहते हैं कि है। और मुझे लगता है कि वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए कि 4,000 से लेकर 3,500 के बीच में अगर आपको मिलता है तो आई थिंक दैट इज द राइट लेवल टू एंटर। आपको धीरे 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 वहां पर एंटर करना चाहिए। चलिए सतीश जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। सतीश जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सतीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं लखनऊ में? लखनऊ में सर पढ़ाई करता हूँ अभी कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ साथ शेयर बाजार में भी रुचि है आपकी। कौन से शेयर ले रखे हैं आपने? एक्सिस बैंक के मैंने 881 शेयर्स लिए हैं 1169 भाव। 1169 के भाव पर आपने लिए हुए हैं। और नज़रिया क्या रखा है आपने? नजरिया मेरा 3 to 4 months 5 months। चलिए, आज ही कल में लिए हैं क्या, एक दो दिन में ही लिए हैं क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे लिए लमसम 15-20 दिन होने को आ गए। 15-20 दिन। चलिए, तो अभी लमसम वही भाव भी चल रहा है, 1-2 रुपए ऊपर है आपकी खरीद से। 1169 1170 पे लिए हुए हैं, 1172 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नज़रिया क्या बताया आपने? मैं मिस कर गया सर, सॉरी। जी जी, नजरिया मेरा था 5 महीने 6 महीने। 5-6 महीने के लिए लिए, ठीक है, अच्छी बात है। पूछते हैं यहाँ पर क्या राय रहेगी यहाँ पर। हालांकि बैंकों को लेकर के सर थोड़ा सा इधर दबाव बढ़ा है, निजी हो सरकारी हो। पिछले 1-2 दिन में आज जैसे आज है, काफ़ी अच्छा दिन है और 51,000 के ऊपर निफ्टी बैंक जाता हुआ। पिछले एक महीने में करीब 8.9% करेक्ट हुआ है शेयर। अभी क्या करना चाहिए? क्या एक्सिस बैंक में वो ताकत है कि 5-6 महीने के लिहाज से अभी जो जिस भाव पर इन्होंने लिया हुआ है होल्ड कर सकते हैं क्या? होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अपनी निवेश की अवधि को बढ़ा देंगे, क्योंकि नियर टर्म में जो हम लोग देख पा रहे हैं वो कि बैंकों में जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो काफ़ी जो है खराब हो रहा है। और क्योंकि बैंकों के पास डिपॉजिट्स कम आ रही हैं और क्रेडिट जो है ऑफ टेक हो रहा है। मतलब बैंकें लोन तो दे रही हैं लेकिन उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं ज़्यादा। मतलब सस्ते पैसे नहीं आ रहे हैं और उनको मार्केट से बोरो करना पड़ रहा है। और इस बीच में इनकी मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिल रही है। तो ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी लंबी अवधि का रखें। रिजनेबली वैल्यूड है बैंक अगर देखें तो। और चूंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखी हमें टीटीएम बेसिस पे, तो थोड़ा सा टेपरिंग है। लेकिन आपको होल्ड का नज़रिया अगर 1 साल से ऊपर का रखते हैं तो डेफिनेटली आपको 1,300 के ऊपर के भाव दिख सकते हैं। चले, तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अगर हो सके तो नज़रिया अपना थोड़ा सा और लंबी अवधि का कर लें तो एक्सिस बैंक में आपको अच्छे मुनाफे आपको मिल सकते हैं। अगले दर्शक पंकज गांधी जी हैं। पंकज गांधी जी कह रहे हैं कि गुजरात से हैं। कह रहे हैं हेलो सर, कई दिनों से सवाल भेज रहा हूँ लेकिन आप लेते ही नहीं हैं, प्लीज़ आज ले लो। बिल्कुल ले लिया गया सर आपका सवाल। एसआर शिपिंग के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 100 शेयर हैं 60 रुपये के भाव पर। क्या करूँ? कह रहे हैं कि अभी क्या लॉस बुक कर लूँ या फिर निकल जाऊँ, क्या करना चाहिए इनको, एडवाइस जानना चाह रहे हैं। एसआर शिपिंग पर अगर देखें तो अब 49 रुपये के आसपास चलता हुआ और आज इसमें अपर सर्किट भी लगा हुआ है, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी 11 रुपये नीचे इस समय कामकाज करता हुआ और काफ़ी मोमेंटम में आज तो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये फंसे हुए हैं इसलिए परेशान हो रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर बाकी जो इनकी कंपनियां हैं, बाकी जो इससे जुड़ी हुई पीयर कंपनीज़ हैं, उसमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 21.5% करेक्ट हो गया है सर। अब 60 पे लेकर के वेट कर रहे हैं सर, क्या करना चाहिए? ठीक, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी निकलने की योजना बनाएं ये, क्योंकि अगर बैलेंस शीट के लिहाज से देखेंगे लिक्विडिटी काफ़ी खराब है कंपनी की। कंपनी के जो नेटवर्थ है वो माइनस में है, 3,000 करोड़ के ऊपर का करीब नेटवर्थ माइनस है कंपनी का। कंपनी की बोरोविंग 2,600 करोड़ रुपए की है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे पीएनएल अकाउंट में, तो लगातार जो है टीटीएम बेसिस पे 78 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग लॉस है कंपनी को।
तो ऐसी जगह जहां पर कि इस तरह की चीजें उभर कर दिख रही हों वहां पर आपको नहीं रहना चाहिए। प्रॉफिटेबल कंपनियों में करेक्शन हो रहा है क्योंकि मोमेंटम थोड़ा प्रॉफिट का कम हो रहा है और ये कंपनी पूरी जो है लॉस में है। तो मुझे लगता है कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई भी उछाल, जैसे अभी उछाल हो रहा है, मिनिमम लॉस हो या फिर वेट करें कि रिवर्स जब हो उसके बाद आपको निकल जाना चाहिए। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई अर्शिया आरिफ जी का प्रश्न भेजा है यूट्यूब के माध्यम से। और इनका प्रश्न है ओला को लेकर के। कह रही हैं कि ओला के शेयर 222 के एवरेज प्राइस पर अच्छा 222 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस है 81 रुपये 50 पैसे। कह रहे हैं कि अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। अर्शिया जी, मुनाफा तो आपको अच्छा खासा हो रहा है। अब ओला पे बहुत लोगों की प्रेडिक्शन उतनी अच्छी साबित नहीं हुई। और सर पिछले 2-3 दिन से मतलब जो भी शो कर रहे हैं उसमें मतलब जो है लोगों के, चाहे बजिंग स्टॉक्स हो या आईपीओ वाला सेगमेंट हो हमारा, इतनी लोगों की नाराज़गी और लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि मतलब आपने कहा था कि उसमें पैसे मत लगाइए, हमारा नुकसान हो गया। लेकिन लोग पुराना इतिहास भूल करके अब लोग थोड़ी सी इस पर नाराज़गी जता रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए सर? ओला एक तरफा रैली रही, शेयर डबल हो गया और अब जो है आज एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है। हालांकि इसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए ओला के शेयर पे, क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, काफ़ी लकी हैं आपके जो भी दर्शक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया है। तो आप एक चीज़ करें कि ऊपरी भाव से अगर 10% से ज़्यादा करेक्ट होता है तो आप निकल जाएं। एक एक तरह से जो है एग्जिट रूट आपको अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप देखें कि हम लोग जब कभी भी सलाह देते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट, उनके कामकाज करने के तरीके किस तरह से हैं और कंपनी का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। अगर ओला कंपनी की बात कर लें तो इनके जो रिजर्व्स हैं, जो कि 2023 में अगर आप देखें 1400 करोड़ के करीब का माइनस था, वो 2024 की जब बैलेंस शीट आती है तो उसमें डबल, मोर देन डबल, वो तकरीबन 2909 करोड़ का रिजर्व माइनस है कंपनी का, मतलब घाटे में है कंपनी। और अगर आप इनके पीएनएल अकाउंट में जाकर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर 1252 करोड़ का माइनस था, वो बढ़कर 1266 करोड़ रुपए माइनस इस साल भी रहे हैं। लेटेस्ट जो नंबर आए हैं वहां पर भी लॉस वाइडन होके आया है। दूसरी चीज कि मार्केट शेयर भी कंपनी ने लूज किया है। गवर्नमेंट की सब्सिडी टुवर्ड्स ईवी जो है वो भी कम होती जा रही है, डिस्पाइट मार्केट में लिक्विडिटी, या फिर कह लें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रति लोगों के अंदर जो परसेप्शन है, जिसके कारण कि इन सारी कंपनियों को लिक्विडिटी मिल रही है। शायद उसके कारण हो सकता है क्योंकि मार्केट जो है शायद कुछ समझता हो, लेकिन हम लोग जब कभी भी सलाह देते हैं तो बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, और क्या, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, जो कि इस कंपनी में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर है, यू आर वेरी लकी टू मेक प्रॉफिट इन दिस कंपनी, आपको एक स्टॉप लॉस जरूर, दैट टू ऑन अ परसेंटेज बेसिस, आपको लगा के रखना चाहिए। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए सलाह यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर निकल करके आती हुई। और सर बहुत लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि अभी भी खरीद लें, अभी भी खरीद लें। तो ये जो लालच है, फोमो फैक्टर जो होता है, इसको आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कभी भी कोई भी चीज बहुत तेज से चलती हुई है तो आपको लगता है कि यार सारे लोगों ने कमा लिया, मेरे दोस्त ने कमा लिया या उसने कमा लिया, या फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा कि इतने पैसे बन रहे हैं और चीज बढ़ रही है तो हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करें। लेकिन कह चूंकि ये बुल मार्केट है और बुल मार्केट में गलतियां जो हैं वो मार्केट कभी कभी नहीं देखता है, इग्नोर करता है। लेकिन अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं या फिर अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको हमेशा दुरुस्त चीज रखनी चाहिए। पैसे जरूर बन सकते हैं और अगर पैसे बनाने भी हैं आपको तो आपके उसके नियम, उसके उस खेल के नियम को जानना चाहिए जी। कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और एकदम मिनिमल एक कहीं स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका वेल्थ इरोड ना हो। तो अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली है, जैसे कि आप कहें कि अगर कोई रेस कार में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो जरूर कर सकते हैं, आपको जोखिम उतना ज्यादा होगा और कैसे बचना है उससे, उसका गुर आपको आना चाहिए, तब आप कर सकते हो। अन्यथा हम लोग मैं तो कभी नहीं करता, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, जहां पर कैश फ्लो अच्छा हो, कंपनीज के आउटलुक अच्छे हों, वहां पर निवेश करने की सलाह देता हूँ। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं पंकज जी आप? मैं अच्छा हूं सर, आप बताएं कैसे हैं? बस सर बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए। कहाँ से बोल रहे हैं पंकज? मैं सर हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूं, पहले भी मेरी आपसे बात हुई है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। और बताइए अभी कौन सा प्रश्न लेकर के आए हैं आज आप? सर मेरे को दो प्रश्न पूछने थे, एक एनएचपीसी पे, एक हिंदुस्तान जिंक पे।
एनएचपीसी, हिंदुस्तान जिंक, दोनों ही पे ही आपको ऐसे शेयर आपने चुने हैं जिसमें कि आपको मुझे लगता है कि नुकसान ही हो रहा होगा। एनएचपीसी कितने पे लिए हैं? ये सर 97 पे लिया था। चलिए, यहाँ पर तो आप बिल्कुल ब्रेक इवन के आसपास हैं। और हिंदुस्तान जिंक पे क्या जानना चाह रहे हैं? ये सर मैंने 605 रुपए पे लिए थे, 305 शेयर। कब लिए थे? ये सर जिस दिन रवि सर आए थे पिछली बार, उन्होंने बताया था सर। अच्छा अच्छा। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मैं तो 2 साल 2.5 साल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 2-2.5 साल होल्ड कर सकते हैं, लंबी अवधि का नज़रिया है। अब यहाँ पर आया है ओएफएस, उसके चलते जो है हमने देखा कि अच्छी खासी पिटाई हुई है। एक हफ्ते के अंदर ही करीब 20% के आसपास की शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 600 के ऊपर की इनकी खरीद है। अब देखना ये है कि अब सर इनका नज़रिया तो लंबी अवधि का है। एनएचपीसी 97 पे लिए हैं जो कि 96 के आसपास चल रहा है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर लिए हुए हैं 605 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी नुकसान में है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और हिंदुस्तान जिंक पे बहुत लोगों के सवाल हैं क्योंकि बहुत लोगों को अब ये थोड़ा सा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो इन दोनों पे आपकी टिप्पणी। देखिए, हिंदुस्तान जिंक में चूंकि प्रमोटर्स ने ओएफएस के जरिए पैसे जुटाए हैं, और चूंकि ओएफएस आया था और ओएफएस में प्राइस को बनाने के लिए, इसमें अगर आप देखें थोड़ा 4-5 महीने पहले जाएं तो इसके प्राइस तकरीबन 300 हुआ करते थे, और अचानक से पूरे मेटल पैक में उतनी तेजी नहीं आई जितना इसमें आई थी, और उसके बाद कंपनी में जो है काफ़ी बढ़त देखने को मिली, और उसके बाद धीरे साइडवेज हुआ। साइडवेज के बाद अचानक से जो है ओवरनाइट एक न्यूज आती है कि इसमें ओएफएस होगा, और ओएफएस के प्राइसेस काफ़ी नीचे रखे गए थे, जिसके कारण कि इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। बट लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे तो आई एम जो है क्वाइट अश्योर कि कंपनी के जो फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी मोटा मोटी रिजनेबल हैं, तो आप होल्ड करें। मुझे लगता है कि लेकिन हो सकता है कि होल्डिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो आपका, लेकिन आपके प्राइस शायद आ जाए। चलिए, इस बीच जो है प्रवेश मालविया जी हैं और प्रवेश मालविया जी ने जो सवाल हमको भेजा है उसमें अगर एक शेयर को हटा दिया है तो मतलब आधे से ज़्यादा तो पीएसयू इन्होंने के ऊपर सवाल इन्होंने किया हुआ है। और सवाल इनका ये है कि सर प्लीज़ बताइए, आरवीएनएल, इरकॉन, पीएफसी, आईओसी, पावर ग्रिड और इसमें अदानी पावर का भी नाम है, इनमें क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? अब सवाल ये उठता है सर कि जैसे आरवीएनएल को छोड़ दें, इरकॉन को छोड़ दें, जहाँ पर कि एक बड़ी एक गिरावट के बाद रिकवरी भी यहाँ पर देखने को लगातार मिल रही है। कुछ एक खबरें आती रहती हैं। कल भी खबर आई थी 30,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसके बाद से कल थोड़ा सा सकारात्मक रुख था। इनको लेकर के, अभी रेलवे को लेकर के क्या अभी आपका व्यू बन रहा है? इनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि खरीदे जा सकते हैं? इसके अलावा पीएफसी, आईओसी, पावर ग्रिड में क्या करना चाहिए? आपकी सलाह सर क्या होगी इस समय? इन्होंने जो फ्रेश एंट्री के लिए कुछ शेयर सेलेक्ट किए हैं, क्या इनमें और गिरावट का इंतजार करें या जो करेक्शन आया है उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, कुछ तो मतलब आप देखें कि रेलवे शेयर्स में या फिर डिफेंस के शेयर्स में कुछ नंबर्स जो है वो थोड़े नीचे आए हैं इस क्वार्टर में, और उसके कारण आप देखें कि काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन काफ़ी बिल्टअप है। और मुझे लगता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड इसमें प्रॉमिसिंग फ्यूचर, बट वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा हैं। आपको निचले स्तरों पर देखना चाहिए, ना कि इस स्तर पर देखें। ज़रूर फ्रेश एंट्री करनी है तो 500 के नीचे ही देखें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, और इस क्वार्टर में रिजल्ट्स इसके थोड़े ख़राब आए हैं, तो वेट करें कि बेटर लेवल नीचे आए। जहाँ तक पावर सेक्टर की बात है, मुझे लगता है कि उसमें चूंकि 2030 तक सारी कंपनियों के अगर आप देखें कि किस तरह से विस्तार की योजनाएं हैं, तो वहाँ पर आपको रिन्यूएबल में फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल इज गोइंग टू बी अ बिगर स्पेस पूरे जो है, अगर ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लें, और उसमें सबसे बड़ा जो कह लें कि एक्सपेंशन की बात है, उसमें अडानी ग्रीन सबसे बड़े एक्सपेंशन की तरफ है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये कंपनियां काफ़ी एक्सपैंड कर रही हैं, और ग्रीन में काफ़ी इनिशिएटिव है। टाटा पावर की बात कर लें, एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर कि आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, बट नॉट एट दीज लेवल। आपको थोड़ा मार्केट में करेक्शन का इंतजार करें, और रिजनेबल वैल्यूएशंस पर आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और ये हैं सबिहा सैयद जी, और कह रही हैं कि सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबिहा जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं सम्मान कैपिटल के ऊपर ये जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए, और सम्मान कैपिटल एंड भारत वायर का क्या करें, होल्ड करें या सेल? और इन्होंने ख़रीदा हुआ सम्मान कैपिटल को पहले बातचीत कर लेते, 209 पे इन्होंने लिया हुआ है सर, और अब 170 पे आ गया है, तो 39-40 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, आज 7-6% ऊपर है, फिर भी ये नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर सम्मान कैपिटल
आपके पे इन्होंने जो दांव लगाया है वो कितना सही है? देखिए, सम्मान कैपिटल जो कि इंडियाबुल हाउसिंग के नाम से था पहले, अभी जो उन्होंने नाम चेंज किया है, बीच में अभी राइट इशू आया था इसमें। कंपनी के नंबर्स जो है, अगर देख लें तो वो तकरीबन 2021 के बाद से 2024 तक के जो नंबर को अगर आप देखेंगे तो वो एक ही रेंज में नंबर है, ग्रोथ नहीं दिखता है। और मार्केट को ग्रोथ चाहिए कि अगर आपके नंबर्स में ग्रोथ है तब मार्केट आपको तवज्जो देता है, और वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। डेफिनेटली इस बार चूंकि राइट इशू के जरिए कुछ पैसा इन्होंने उठाया है, तो हो सकता है कि वो डिप्लॉय हो पैसे, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगेंगे। वैल्यूएशंस के लिहाज से काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी सस्ता मिल रहा है ये। लेकिन ग्रोथ नहीं है, इसलिए जो है इनको सस्ता दिया जा रहा है। अब ग्रोथ का इंतजार होगा। कंपनी ठीक है, मोटा मोटी ठीक है, लेकिन ग्रोथ का इंतजार करें। ग्रोथ जैसे ही आएगा मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी बढ़त हो सकती है। लेकिन ग्रोथ अभी तक लास्ट के 3 सालों से मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब टर्न अराउंड हो, कब बढ़िया नंबर आए। अभी तक आया नहीं, तो उसमें काफ़ी निराशा रही है। भारत वायर्स की जहाँ तक बात है, टीटीएम बेसिस पे थोड़ी निराशा हो गई है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में 18 करोड़ की प्रॉफिट थी, जो कि प्रीवियस क्वार्टर 22 करोड़ की थी, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 24 करोड़ की थी। तो ये एक निराशा, चूंकि नंबर्स नीचे की तरफ हैं प्रीवियस क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर से। और सेम चीज़ हमें इनके प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन काफ़ी लेकिन रिजनेबल हैं। कंपनी में धीरे धीरे जो है मैं देख रहा हूँ कि अगर थोड़ा और घटे तब जरूर इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉमिसिंग जगह पे है। जिस तरह से स्टील वायर एंड रॉड बनाती है कंपनी, प्रॉमिसिंग है, बट थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद लें। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई थोड़ा इंतजार करने की। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अत्री जी हमारे साथ हैं। अत्री जी को नमस्कार। अत्री जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं सर? चलिए, लग रहा है कि संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके प्रश्न को अवश्य शामिल करने। तो डीडी अत्री जी का सवाल है, जीआरएसई के ऊपर 182 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 2583 के भाव पे। आज हुआ क्या जीआरएसई में? बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। रोहित भी पूछ रहे हैं जीआरएसई के बारे में, और भी बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल जो है वो जीआरएसई पे आ रहे हैं। और लगातार शेयर अब गिर रहा है। जब बढ़ा था तब भी एक तरफा बढ़ा था, और करेक्ट हो रहा है तो भी बुरी तरह करेक्ट हो रहा है। मझगांव डॉक के बाद जीआरएसई में भी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में 11% करेक्ट हुआ है। वहीं पिछले 1 महीने की बात करें तो 30% से ज़्यादा का करेक्शन आ चुका है इस शेयर के अंदर। अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो आप पूछते हैं, लेकिन आपको ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। और आपको सवाल थोड़ा सा अगर पहले पूछे होते आप तो ज़्यादा बेहतर रहता। 1940 के भाव पर जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है जीआरएसई का शेयर, और अभी चल रहा है 1778। 200 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है सर जीआरएसई। और जैसा कि हमने बताया कि इस क्षेत्र की सभी कंपनियों में आज ठीक ठाक गिरावट है, खबर नहीं पता। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि डिफेंस की कंपनियों के नंबर्स में तो इस क्वार्टर, और रेलवे की कंपनियों के नंबर्स में इस क्वार्टर में थोड़ी गिरावट है हुई है, जिसके कारण कि मार्केट में जो यूफोरिया था कि सरकारी कंपनियों में इस तरह के ऑर्डर हैं, या फिर मेक इन जी इंडिया का जो सर, लाभ यहाँ उन बीच कंपनियों में थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि अत्री जी का जो सवाल था वो 2583 पे खरीदा था ये, और ये जो हमारे दर्शक रोहित हैं इन्होंने जो है खरीदा हुआ है 1940 पे। तो सबके भाव अलग अलग हैं। जी, अपनी बात कंटिन्यू करें सर। तो मुझे दिखा कि इसमें इस कंपनी में अगर आप रिलेटिव देखें कि जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, मैक्सिमम डॉक, अगर ये तीन कंपनियों के बारे में जो ऑर्डर बुक हैं इनके पास, और जो इनके पास मार्केट कैप है, तो उसमें मुझे लगता है कि रिलेटिव वैल्यूएशंस में अगर आप देखें तो गार्डन रिच बिल्डिंग जो है रिलेटिवली वैल्यूएशन में सस्ता है। लेकिन क्या आपको लेना चाहिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन होता है। और हमने कई बार मरतबा जब भी बढ़ रही थी चीज़ें तो उसमें थोड़ा आगाह किया था कि अभी रुकें यहाँ पर, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी एग्जूबरेंटली हाई थे। और मुझे ध्यान आता है कि 1200-1300 के भाव में हमने आपको यहाँ पर रिकमेंड भी किया था कि ये लेना चाहिए, क्योंकि रिलेटिवली कम दिख रहा था। अब जिन्होंने ऊपर के भाव में 2500 के भाव में लिए, उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्ट होने दें। 1500 के आसपास अगर मिलता है आपको, या फिर यहाँ से कभी भी रिटर्न होता है, तो आपको थोड़ा जो है इसमें ऐड कर लें, और ताकि आपका बाइंग कॉस्ट नीचे की तरफ हो जाए। क्योंकि सरकार की मंशा चेंज नहीं हुई है। सरकार अभी भी कहती है कि हमें जो है इंडिजिनियसली प्रोक्योरमेंट करना है सारी चीज़ों को, और हम अपने आत्मनिर्भर भारत पे जो है काफ़ी जोर अभी भी है सरकार का।
उसका लाभ होगा। हाँ, ये एक जर्नी में हमेशा होता है कि कभी कभी वन ऑफ या कभी एक दो क्वार्टर खराब आते हैं नतीजे, तो वो दैट इज द रियल टाइम टू एक्यूमुलेट। जबकि चढ़ती हुई चीजों पे नहीं, गिरती हुई चीजों पर अपॉर्चुनिटी साइज अगर अच्छी है आने वाले टाइम पे, तो मुझे लगता है कि रहना चाहिए। और गार्डन रिच शिपयार्ड में देखें 22,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है, 20,000 करोड़ का करीब का मार्केट कैप है। तो अभी भी गैप जो है मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्ट हो तो आपको ऐड कर लेना चाहिए, वो एक ज़्यादा प्रूडेंट आइडिया होगा। जी। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार विपुल सर। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बस लखनऊ से बोल रहा हूँ। चलिए, लखनऊ से बोल रहे हैं, नवाबों को शहर से। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। जी। जी सर। कितने शेयर है आपके पास? सर मेरे पास 300 शेयर्स हैं, तो 314 के रेट पे। 314 पे आपने ले रखे हैं शेयर, और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 2 साल तक का नजरिया है रखने का। चलिए, अच्छा नज़रिया है, लंबा नज़रिया है आपका, 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं। सर, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी, और सवालों की झड़ी लगी हुई है लगातार डिफेंस को लेकर के। डिफेंस में थोड़ा सा पैनिक का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? BEL पे 13-14 रुपये का नुकसान हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका नज़रिया 2 साल का है। देखिए, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ जो है, रक्षा क्षेत्र में जैसे कहें कि जो कंपनियां हैं, और इस क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स में खराबी देखने को मिली है। 948 करोड़ का जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लास्ट क्वार्टर 2287 करोड़ का था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां के प्रॉफिट कम होती है, लेकिन कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है कि इन्हें होल्ड करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग का नज़रिया हो तो अब बात अलग है। ट्रेडिंग के नज़रिए में मुझे लगता है कि 295 काफ़ी अहम लेवल होगा। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो हो सकता है कि वहां से गिरे तो 40-50 रुपए की गिरावट और देखने को मिले। तो अगर वो नज़रिया है तो आप डेफिनेटली उसके बाद उसके नीचे बंद होता है तो बेचें। अदरवाइज अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो आपको होल्ड करने की सलाह होगी। आने वाले दिनों में अच्छे भाव हो सकते हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये भी कंपनी है जहाँ पे एंसिलरी जिसे हम कहते हैं, पार्ट्स प्रोवाइड करती है एरोस्पेस में, नेवी में काफ़ी देती है कंपनी। तो अच्छी कंपनी है, लंबी अवधि में होल्ड कर रखना चाहिए। चलिए, तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। सर, अब हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ें, मुनाफे का सौदा की तरफ। उससे पहले एक सवाल ये है कि PSU को लेकर के जो इतने सवाल आ रहे हैं, उनमें क्या करना चाहिए सर आप? हालांकि PSU से थोड़ा बास्केट बड़ी हो जाती है, उसमें डिफेंस है, रेलवे है, बैंक्स हैं, लेकिन अगर हम खासतौर से रेलवे और डिफेंस की बात करें, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग फंस गए हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एवरेज के लिए लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नुकसान बुक कर लें, क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए, मेरी सलाह ये होगी कि पहले ही जिस चीज़ को आप ले रहे हैं उसका वैल्यूएशन देख लें, और वैल्यूएशन देखने के साथ अपॉर्चुनिटी देखें। और किसी भी चीज़ में अगर सरकारी हर कंपनियां तो अच्छी नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उनके सामने क्या है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, किस जगह पे है, और कितना बड़ा काम हो सकता है। और कभी कभी वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाते हैं इन शॉर्ट टर्म, बट लॉन्गर टर्म में अगर, क्योंकि सरकार की मंशा चेंज नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी सरकार जो है 11 लाख करोड़ के ऊपर का खर्च कर रही है, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये इन्हीं कंपनियों के पास घूम फिर के जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रही हैं। लेकिन राइटली पोजीशनड होना चाहिए। तो वैसी कंपनियों को देखें। और जितनी भी PSUs हैं सब में तो मैं नहीं कहूँगा आपको ब्लैंकेट तो नहीं है, बट हाँ उसमें रेलवे की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, डिफेंस की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं, और बैंक्स में भी कुछ चुनिंदा हैं। सारे बैंकों पे मैं ब्लैंकेट नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ जरूर जो पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि अच्छे हो सकते हैं। चलिए, इसी के साथ फटाफट अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का में, जिसमें हर रोज हम बताते हैं आपको HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक शानदार कॉल के बारे में। और आज इस कॉल के बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक मित्तल। विवेक, बताइए कि HDFC स्काई की तरफ से अभी कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है?
शुक्रिया विपुल जी। अगर देखें तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से एक जो कॉल आई है आज के सत्र में वो है मैस्टेक, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इनका टारगेट जो दिया गया है वो 3099 रुपये का दिया गया है और जो बाइंग रेंज है वो 2680 से 2840 के बीच में है। और अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल रिटर्न मिलेगा वो करीब 15.5% का मिलेगा, 15.65% का रिटर्न और 2600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को आपको 27 दिसंबर 2024 यानी कि यहाँ से लगभग 4 महीने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर चलना है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये टेक्निकल कॉल है और यहाँ पर जो रिटर्न अपसाइड है वो करीब 15.5% का, ये नहीं भूलना चाहिए। साथ ही अगर देखें ये ट्रेडिंग कॉल एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि टाटा स्काई की तरफ से इस समय किस कॉल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो फिलहाल अपनी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, तो ये थी हमारी खास पेशकश। इस बीच और सवाल लेते हैं। हमारे साथ राशिद चौधरी जी ने सवाल भेजा हुआ है, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर, आप लंबे समय से मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं, मैंने आपका सवाल बिल्कुल जो है ले लिया गया है सर। कह रहे हैं कि मेरे पास HSCL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 80 शेयर इनके पास है, 342 रुपये के भाव पर, कहाँ पर ऐड करें, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो HSCL का शेयर इन्होंने लिया हुआ है। अभी अगर हम देखें HSCL के भाव शेयर पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, 485 के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड करता हुआ सर, और इन्होंने 342 के भाव पर लिए हैं, तो अच्छे मुनाफे में हैं आप तो। और कह रहे हैं कि कहाँ पर इसे और ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, ये अच्छी बात है कि लंबी अवधि का नज़रिया यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 485 के आसपास चल रहा है। देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जिस क्षेत्र में है, कार्बन ब्लैक बनाती है कंपनी, उसके साथ कुछ ईवी बैटरीज के केमिकल्स की भी बात कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी के साथ टाई अप किया था। लेकिन मैं इस कंपनी को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसके एक पीएस ग्रुप को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जो कि पीसीबीएल बोल कर है, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जिसका कई बार रिकमेंडेशन हमने आपके चैनल पर दिया था। इनकी एकदम सिमिलर पेयर कंपनी है और दोनों कंपनियां कलकत्ते की ही हैं। और ये कंपनी भी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर देखेंगे तो ये पीसीबीएल से महंगी थी। इसलिए हमने जब कभी भी एनालाइज करते हैं तो सेक्टर को देखते हैं, सेक्टर में सस्ती कंपनियां देखते हैं, अपॉर्चुनिटी साइज देखते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज उस पर थी, सस्ती थी कंपनी, इसलिए हमने लिया था। इस कंपनी पे मैं आपको ये कहूँगा, चूंकि मैं बहुत क्लोजली नहीं ट्रैक करता हूँ, इसमें चार्ट पर मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, लेकिन इसमें 450-60 के आसपास जो है वो काफ़ी अहम जो है लेवल है। अगर उसके नीचे तोड़ता है तो इसमें एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड डेवलप हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको ऐड करना है तो 450 के आसपास ही ऐड करें, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच 950 के आसपास दर्शक हमारे साथ लाइव के माध्यम से सिर्फ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और हमारे फेसबुक और हमारे मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आज दर्शकों की जो संख्या होती है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। तो आप लोग जितना हो सके मनी 9 के इस कार्यक्रम का लिंक अपने मित्रजनों, अपने कलीग्स, अपने ऑफिस के दोस्त, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोगों के मन में जो है तमाम दुविधाएं फैलाई जा रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, वो दूर हो सके। चलिए, दिग्विजय सीमेंट का सवाल ले लेते हैं जो इस पर आया हुआ है। यही ललित कोटियान कह रहे हैं कि सर आप कब से मेरा सवाल नहीं ले रहे हो, दिग्विजय सीमेंट लिए हुआ है। आपके बोलने पर मुझे याद नहीं सर कि हमारे किस एक्सपर्ट ने दिया था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो दिया ही होगा। 115 रुपये के भाव पर दिया गया है। कह रहे हैं अभी एवरेज करूं या फिर होल्ड करूं। दिग्विजय सीमेंट के शेयर पे ज़रा नज़र डालते हैं कि अभी क्या भाव देखने को मिल रहा है। 98 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सर। इनकी खरीद 115 की है, तो 15 तो 17 रुपये का नुकसान इनको पर शेयर हो रहा है। कह रहे हैं कि अभी क्या एवरेज करूँ, 6 महीने का नज़रिया है। मुझे देखिए, मैंने काफ़ी क्लोजली तो नहीं देखा है इस स्टॉक को, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स में देखेंगे तो 120 के आसपास से लेकर और निचले जो स्तर हैं
94-95 ये काफ़ी अहम लेवल हैं। और तकरीबन आप देख लें कि यहाँ पर कंपनी जनवरी से लेकर अभी तक 3 मरतबा जो है ऊपर नीचे जाकर कर चुका है, मतलब एक रेंज में स्टक हो रखा है। तो उस लिहाज से अगर देखें कि रेंज के नीचे आप 94 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें, जब कभी भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो जो है आपको नीचे की तरफ का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। तो 90 यहाँ पर एक एवरेज करना चाहें करें, 94 के नीचे का एक जरूर स्टॉप लॉस लगा लें। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है देव वाजपेयी जी की तरफ से। कह रहे हैं विपुल सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं कि मैं रेगुलर मनी 9 का दर्शक हूँ और मेरे पास SJVN के 100 शेयर ले रखे हैं 144 रुपये के भाव पर, और नज़रिया इनका लंबी अवधि का है। लंबी अवधि के नज़रिए के साथ SJVN में इन्होंने खरीदारी करना चाह रहे हैं। अभी आपकी सलाह क्या रहेगी सर SJVN को लेकर के? आज का जो भाव है वो चल रहा है अब 139 के आसपास, और 1.5% के आसपास की आज गिरावट है। पिछले अगर हम एक महीने में देखें तो करीब 3-3.5% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, और पूरे साल में अगर देखें तो SJVN ने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर दिया है तमाम दर्शकों को, 150% से ज़्यादा की तेज़ी। अभी कंसोलिडेशन के मूड में है सर, आपकी सलाह क्या रहेगी SJVN को लेकर के? तो SJVN में अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े इंतज़ार करें, क्योंकि मार्केट जो है चूँकि नतीजे काफ़ी अच्छे थे अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर के, बावजूद उसके जो है हमने बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं देखी स्टॉक में। निचले स्तरों पर 120-25 रुपए के आसपास जरूर आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी साइज, अगर 2030 तक जिस तरह से रिन्यूएबल स्पेस में सारी कंपनियां काम कर रही हैं, सरकार की ये कंपनी जो कि हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो है मिला जुला एक उद्यम है, वो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है जिस तरह। और अभी हाल फिलहाल में इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट से मिला था। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन निचले स्तरों पर जरूर इसे एकोमोडेट किया जा सकता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और जीनी अग्रवाल जी का सवाल है JWL को लेकर के, 680 पर लिए हुए हैं। ये भी यही जानना चाहते हैं कि किस भाव पर एवरेज करना सही रणनीति होगी। JWL की अच्छी खासी पिटाई हुई, और अब जो है आज जो है करीब 2% ऊपर है, 544 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सर आपकी सलाह क्या रहेगी जुपिटर वैगन को लेकर के? 748 तक गया और वहाँ से अब करेक्ट होकर के 500 550 के आसपास का लेवल अब देखने को, 550 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा डाउन साइड है क्या सर इनके लिए? देखिए, कहना मुश्किल है कि डाउन साइड और है कि नहीं, बट लेकिन चूंकि नंबर्स खराब थे तो बहुत तेज बढ़ चुका था ऑलरेडी, 400 रुपए से 700 रुपए के आसपास चला गया था, और वापस अब कोर्स करेक्शन हो रहा है, क्योंकि नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं जितना मार्केट को उम्मीद थी। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है या फिर आप एंटर करना चाहते हैं, 500 के नीचे वेट करें कि वहां पर अगर आता है तो लें, क्योंकि जिस तरह से रेलवे में या फिर नए कोचेस की बात है, या फिर जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील मेटल माइनिंग कंपनीज हैं, इनके भी ऑर्डर्स हैं, प्लस सरकार के भी बहुत ऑर्डर्स हैं इन लोगों के पास, जिसको कि ये टाइमली केटर नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी कई महीने से लंगर हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि वैल्यूएशन हाई है, नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वेट करें, और नीचे आए 500 के तब वेट थोड़ा सा लें अमाउंट। ठीक, चलिए हमारे साथ अगले दर्शक राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी को नमस्कार। विपुल जी को नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? रक्षाबंधन कैसा गुजरा आपका? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं सर। और आप पंचकुला से बोल रहे हैं सर? जी सर, पंचकुला हरियाणा से। हाँ सर, बहुत अच्छी जगह है पंचकुला। और बताइए मौसम कैसा चल रहा है पंचकुला में? मौसम ठीक है सर, अच्छा है, बादल है, ठीक है चलिए, मौसम सर। बहुत अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं पंकज जी आप? सर मेरे पास 1000 शेयर है REC के 607 के भाव पे। 607 के भाव पे आपने REC लिया हुआ है, और कितने समय तक होल्ड कर एवरेज सकते हैं? करके होल्ड सर अब तो 1 ही महीने का टाइम रह गया। वैसे मेरा रेट हाई था, मैंने एवरेज करके ये कम किया है। ओह अच्छा अच्छा, तो तो एवरेज अब मेरे करके पास तकरीबन 1 ही महीना है। तो आपने एवरेज करके इसको कम किया, लेकिन ये और कम हो गया। अब 607 पे आपने लिए तो 500। फिर भी कुछ चाल में है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या सलाह रहेगी? REC के ऊपर अब नुकसान पे हैं, और नज़रिया सिर्फ 1 महीने का है। देखिए, 1 महीने का अगर नज़रिया है तब तो चूंकि देखिए स्टॉक में पहली चीज़ है कि
आप देखें टेक्निकली अगर देख लें तो थोड़े से नेगेटिव फॉर्मेशंस हैं इसमें, जिसे हम डबल टॉप कहते हैं। डबल टॉप की जो वैली है वो 595 के आसपास है। वो भी तोड़कर स्टॉक नीचे जा चुका था। अब केवल एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये वापस अगर ये आज की क्लोजिंग 596 या 98 के ऊपर हो जाती है, तब तो समझिए कि आपको पैसे और मिल जाएंगे, आपको एवरेज नहीं करना है, आप रुके रहें। लेकिन वापस अगर आज क्लोजिंग नहीं होती है इसके ऊपर, तो आपके लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि आपका नजरिया बहुत ही कम दिनों का है। तो टेक्निकल का सहारा लें, और 595 के नीचे की क्लोजिंग होने से मुझे लगता है कि इस स्टॉक में दबाव बना रहेगा, और उस केस में आपको निकल जाना ही ज़्यादा उचित होगा। जी।